पिछली वीडियो में हमने करंट अफेयर और साइंस का डिस्कशन देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा अर्थशास्त्र के जितने क्वेश्चन हैं 56 से लेकर 100 तक इनका डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। आपसे इकोसिस्टम की परिभाषा पूछी जा रही है। इकोसिस्टम कहते किसको है? देखिए, इकोसिस्टम जो होता है वो किसी भी बायोस्फीयर का क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि कार्यात्मक इकाई। यही काम करता है किसी भी बायोस्फीयर में। और इसका डिफिनेशन ये है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही इकोसिस्टम की एक्चुअल परिभाषा है। और ये सिर्फ ना रहते हैं बल्कि ये आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ मटेरियल्स का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। मतलब जीव जो है वो कुछ मटेरियल पर्यावरण से लेते हैं और पर्यावरण जो है वो कुछ मटेरियल जीवों से लेता है। यही फंक्शन है किसका? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के बारे में एक और विशेष बात यह है कि इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि एक पेड़ का अपना खुद का एक इकोसिस्टम होता है। पेड़, इसमें क्या क्या होंगे? पेड़ में आपको पता है पक्षी रहते हैं, इस पे पक्षियों के अंडे होंगे, पेड़ के पत्ते होंगे, मिट्टी होगी, कीड़े मकोड़े जो इस पे रहेंगे, पैरासाइट, फल जो इसका लगेगा, वो सारे ये सारे क्या हैं? ये इस पेड़ के इकोसिस्टम के पार्ट हैं। तो एक इकोसिस्टम एक पेड़ जितना छोटा भी हो सकता है और पूरा का पूरा एक जंगल भी खुद में एक इकोसिस्टम हो सकता है। इसमें डिफरेंट जो पेड़ है, जो जानवर रह रहे हैं, वो सारे मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा क्या कंसेप्ट है इकोसिस्टम का। और जहाँ तक आंसर की बात है तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन इकोसिस्टम का अजैविक घटक है? देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में दो तरीके के घटक होते हैं। घटक यानी फैक्टर, जिनसे मिलकर वो इकोसिस्टम बना होता है। पहला है जैविक, यानी जिसमें जान हो, और दूसरा है अजैविक, जिसमें जान नहीं है। तो आप ये देखिए, शैवाल, इसमें जान होगी, वृक्ष जान होगी, कीट पतंगे जान होंगे, ऊर्जा जो है यह एक अजैविक घटक है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तालाब इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड होता है। तो देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, और ये 3 तरीके की होती है। पहली है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी नंबरों का पिरामिड, नंबर का पिरामिड। दूसरा है बायोमास का पिरामिड, और तीसरा है एनर्जी का पिरामिड। तो कई बार एग्जाम्स में इन पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ भी एक दिख रहा है, तालाब इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड क्या होता है, कैसा होता है। अब जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक पेड़ जितना हो सकता है, एक जंगल जितना हो सकता है, एक तालाब खुद में अपना इकोसिस्टम है, धान का खेत खुद में अपना एक इकोसिस्टम है, इवन आपकी बॉडी खुद में एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नंबर के पिरामिड में क्या बात होती है, या किसी भी पिरामिड में क्या बात होती है। देखिए, पिरामिड कोई भी हो, उसमें पहला जो लेयर होगा वो प्रोड्यूसर का होता है, यानी जो खाना उत्पादन करेंगे। दूसरा जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर का होगा, यानी उस खाने को जो लोग पहले बार खाएंगे, फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकेंडरी होगा, जो इस खाने को भी खा सकते हैं और साथ ही साथ इसको भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से पिरामिड्स का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं कि नंबर का पिरामिड क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले लेवल पर हम एक जंगल के सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जंगल पिरामिड का। तो देखिए, जंगल में क्या होगा? सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाएंगे, पेड़। तो ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये क्या डिनोट कर रही है? कि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, ये यही डिनोट कर रही है। दूसरा क्या होगा? उस पेड़ के उत्पादों का और उसके प्रोडक्ट्स का कौन यूज करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे जिराफ हो गए, हिरन हो गई, ठीक है, ये सब हो गए। तो इनकी संख्या पहले वाले से थोड़ी कम होगी। इन सबको कौन खाएगा? इन सबको जो छोटे मोटे जीव हैं, जैसे लकड़बग्घे वगैरह,
ये मार के खा सकते हैं। लकड़बग्घों वगैरह को कौन खाएगा? शेर खा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नंबर्स कम होते जा रहे हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब हर पोषण स्तर पे जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो जंगल का पिरामिड है उसका नंबर का पिरामिड क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे जंगल का पिरामिड न पूछ के तालाब इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो हम एक बार देखते हैं कि तालाब इकोसिस्टम में क्या होता है। तो आपको पता है कि तालाब इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? तो एक तालाब में सबसे ज़्यादा मछली, छोटी मछली पाई जाएगी। उस छोटी मछली को कौन खाएगा? उस छोटी मछली को जो मीडियम साइज़ की मछलियाँ होंगी वो खाएंगी। और जाहिर सी बात है कि मीडियम साइज़ वाली मछलियों की संख्या छोटी मछलियों से कम होगी। इन छोटी मछलियों को कौन खाएगा? मध्यम साइज वाली मछलियों को। इनको खाएगी बड़ी बड़ी मछलियाँ। और इन मछलियों को कौन खाएगा? इनको सारस खा सकता है, मानव खा सकते हैं। तो इनकी मानव और सारस की संख्या कंपेटिबली इनसे कम होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो तालाब इकोसिस्टम का जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो सीधा बन रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सीधा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा तो सीधा ही बनेगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक दिखा दूँ, अगर हम एक पेड़ के इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड बनाए तो ये कैसा बनेगा? देखिए, एक पेड़ मतलब एक प्रोड्यूसर होगा, सिर्फ एक पेड़, उस पर 10 पक्षी रहेंगे, उस पर उन पक्षियों पर 10 पैरासाइट रहेंगे पक्षियों के बॉडी पर, उन पैरासाइट्स पे 10,000 हाइपर पैरासाइट रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पिरामिड है ये उल्टा बन रहा है। ठीक है। बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीधा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। खाद्य श्रृंखला बनती है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक मतलब जिसने खाना बनाया, आमतौर पर पेड़ पौधे। उपभोक्ता मतलब शाकाहारी और मांसाहारी। और ये जब मर जाते हैं तो इनको, इनकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं, अपघटक। इन सबको मिला के एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। हमने अभी बात की कि किसी भी इकोसिस्टम में सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी? प्राथमिक उत्पादकों की होगी, क्योंकि अगर ये उत्पादन नहीं करेंगे तो बाकी लोग खाएंगे क्या? तो पूरा पारितंत्र ही कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र यानी कॉमन एरिया जो है उसको क्या कहते हैं? तो मान चलिए कि हम दो इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है लैंड इकोसिस्टम और ये है एक्वा इकोसिस्टम यानी कि जलीय इकोसिस्टम। इनके बीच का जो ये एरिया है इसको इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। और इकोटोन की खासियत ये है कि इकोटोन में जीव जो पाए जाएंगे वो ये अपने दोनों कोरस्पॉन्डिंग इकोसिस्टम से ज़्यादा पाए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग कि इकोटोन में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जीवों की और पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व, वो सबसे ज़्यादा होता है अपने आसपास के इकोसिस्टम से। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? इस फेनोमेना को एज इफेक्ट बोला जाता है, एज इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा आंसर है इकोटोन, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। जैविक अन्योन्य क्रिया यानी कि बायोटिक इंटरैक्शन में भाग ले रहे पहले स्पीसीज को लाभ होता है तथा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह किस जैविक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है? देखिए, ये उदाहरण है कमेंसलिज्म का। एक बार हम जैविक अन्योन्य क्रिया को देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम आगे बात करें। देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही 6 टाइप के क्या होते हैं? बायोटिक इंटरैक्शन होते हैं, यानी कि जैविक अन्योन्य क्रिया होती है। ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में किसी एक के ही बहुत सारे नाम हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म, इसको सहजीविता, सहभागिता, सहपरोपकारिता, ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो कई बार इतने नामों को याद करना और उनको एग्जाम हॉल में बैठ के रिकॉल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि बायोटिक इंटरैक्शन को हम लोग इंग्लिश में ही जान जाएं।
तो आप इसको ऐसे ही जानेंगे, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। हम इसको समझते हैं कि यह है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है जीरो, न्यूट्रल। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों से सेट बनाइए आप। तो कैसे कैसे सेट बनेंगे, हो सकता है प्लस प्लस आप लिख दें, दो का सेट बनाना है, प्लस प्लस लिख दें। उसके बाद प्लस जीरो लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस जीरो लिख सकते हैं, उसके बाद 2 माइनस आ जाएगा, उसके बाद एक प्लस और एक माइनस होगा, और एक हो सकता है कि पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो। बाकी इसके अलावा और कोई सीक्वेंस इसका बनेगा नहीं। तो इन्हीं 6 का अलग अलग नाम दिया हुआ है। हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें जो पहली स्पीसीज है, यानी जो पहला प्लस आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि स्पीसीज 1 को फ़ायदा हो रहा है, और इसका मतलब है कि दूसरे स्पीसीज को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये जहाँ भी आपको इस तरीके की चीज़ें दिख जाएं, तो आप समझिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ म्यूचुअलिज्म हो रहा है। म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब है कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आपस में एक दूसरे को फ़ायदा करा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया जाए तो जैसे फूल का पोलिनेशन होता है, जब परागन, वो किससे होता है, कीटों से, कीट पतंगे यानी कीड़े मकोड़े। तो इनमें क्या होता है, दोनों को फ़ायदा हो जाता है, फूल का पोलिनेशन हो जाता है और कीट पतंगों को भोजन मिल जाता है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, म्यूचुअलिज्म का। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि पहले को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे गाय अगर गोबर कर दे तो जो भृंगू घूमते हैं, कीड़े गोबर खाने वाले, उनको गाय के गोबर से क्या मिल रहा है, भोजन मिल जा रहा है, लेकिन गाय को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। हमारा दूसरा है कि पहले को नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे एक बड़ा पेड़ एक छोटे पेड़ के ऊपर क्या कर देता है, छाया कर देता है। तो बड़े पेड़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन छोटे पेड़ की वृद्धि जो है वो प्रकाश न मिलने की वजह से रुक जा रही है, तो इसको नुकसान हो रहा है। और बड़े पेड़ को कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज पर बहुत सारे एनिमल क्या हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कंपटीशन होता है और किसी की भी आवश्यकता के बराबर चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो इनमें दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। चौथा एग्जाम्पल है प्रीडेशन का। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। जैसे शेर हिरन को मार के खा जाए, शेर को फ़ायदा हो गया कि उसकी भूख मिट गई, लेकिन हिरन की जान चली गई। तो एग्जाम्पल किसका है, प्रीडेशन का। और लास्ट जो है पैरासिटिज्म, ये भी सेम ही है कि पहले एक स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान, और दूसरे को फ़ायदा होता है। जैसे जू जो होती है हमारे सर में, वो क्या करती है, वो एक पैरासाइट है। तो वो क्या करती है, वो हमारा खून चूसती है, तो उसका पेट भरता है लेकिन हमें नुकसान होता है उससे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म का। तो कुल मिला के यही 6 प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 था कि दो भिन्न समुदायों के बीच, नहीं, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 62, जैविक अनोनी क्रिया में भाग ले रहा है, पहले स्पीसीज को क्या होता है, लाभ, और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ गोबर, गाय का गोबर और कीट वाला एग्जाम्पल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसकी पुनर्स्थापना वायुमंडलीय चक्र से नहीं होती है। देखिए, वायुमंडलीय चक्र से आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे नाइट्रोजन चक्र होता है, जल चक्र होता है, इन सब से क्या होता है कि धरती पर ये एलिमेंट आते हैं, फिर वापस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और फिर वापस से धरती पर आते हैं। ये एक चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट, जिनका संबंध वायुमंडलीय चक्र से नहीं होता है। ये सेडिमेंटेशन से आते हैं। सेडिमेंटेशन यानी पहाड़ टूट जाए या धरती से कुछ निकल जाए, इस मेथड से ये हमारे यूज में आते हैं। और उनमें एग्जाम्पल कौन सा है इसका, फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी, फॉस्फोरस ही नहीं, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हैं,
जैसे सल्फर, सल्फर भी क्या आपको पता है कि वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार, उससे आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रदूषकों की लिस्ट में शामिल नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं, और इसमें कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो 8 प्रदूषकों को इसमें शामिल किया गया है। वे कौन कौन से हैं? PM10 है, PM 2.5 है, ये 2.55 नहीं, PM 2.5, ये mm में डस्ट के साइज है, मिलीमीटर में। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CO2 भी है, नहीं CO2 नहीं है, CO2 नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि 8 ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में ये 8 पैरामीटर जो हैं, 8 प्रदूषक ये शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? PM10, PM 2.5, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। यही 8 जो हैं ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रदूषकों की लिस्ट में शामिल हैं। और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ये कब जारी हुई थी? ये जारी हुई थी 2015 में, और इसमें 6 कैटेगरी हैं। 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है और सीवियर है। ठीक है, ये वायु की गुणवत्ता है कि किसी भी सिटी की, किसी भी राज्य की वायु कैसी है। तो ये हिसाब किताब किसके परिप्रेक्ष्य से है? ये है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के परिप्रेक्ष्य से। एक और है, उसका नाम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि NAAQS। ये 1982 में लॉन्च हुआ था, और 1994 और 2009 में इसको रिवाइज किया गया, NAAQS को। इसने 12 लिस्ट में, इसके प्रदूषकों की लिस्ट में 12 एलिमेंट हैं, 12। 8 तो ये हैं ही, साथ ही 4 एक्स्ट्रा ये हैं, आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन और बेंजोपाइरिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, ये पूछ रहा है कि कौन सी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इस लिस्ट में शामिल कौन सा नहीं है? CO2 शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश के संरचनात्मक घटक में शामिल नहीं है? तो देखिए, फ्लाई ऐश में एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। तो हमारा आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्लैक फुट रोग से है? तो ब्लैक फुट रोग जो होता है वो आर्सेनिक कंटामिनेशन की वजह से होता है, यानी अगर पानी वगैरह में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो एक रोग होगा, कौन सा? ब्लैक फुट रोग। कैडमियम की वजह से क्या होता है? इटाई रोग होता है, इटाई। इसमें जॉइंट पेन होता है और हड्डियों में पेन होता है। इटाई का मतलब होता है, हमारे भाषा में कहें तो दर्द से जब लोग बाप रे बाप कहते हैं, यही मतलब है इटाई। नाइट्रेट की वजह से क्या होता है? नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और पारा की वजह से क्या होता है? मीना माता रोग होता है, मीना माता। और ये पारा कौन सा है? ये मिथाइल मरकरी, यही कंपाउंड है जो मीना माता रोग करवाता है। ठीक है, और ये कैसा रोग है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब दिमागी रोग है ये पारा से, मीना माता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। CA/TS भागीदारी का संबंध किस प्राणी से है? देखिए, CA/TS जो है ये वैश्विक मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेशन देती है। जैसे कि बाघ के संरक्षण के लिए हमको पता है कि बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि बाघों की तस्करी हो रही है, जिसको रोकने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने एक समझिए कि गाइडलाइन जारी की, जो ये श्योर करती है कि हाँ, बाघों के जो संरक्षण है वो सही से हो रहा है कि नहीं।
उसी गाइडलाइन का नाम है CA/TS, जिसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, CA/TS का नाम है। और इसका तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए बाघ। और इसका लक्ष्य क्या है? CA/TS का लक्ष्य है कि टाइगर की जनसंख्या को क्या करना है? बढ़ाना है। और इंडिया का फर्स्ट CA/TS एक्रीडेट साइट कौन सा है? तो ये साइट है उत्तराखंड का जो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन है, लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन उत्तराखंड। ये जो है ये पहली CA/TS अप्रूव्ड साइट है इंडिया की। और अभी फ़िलहाल कितने साइट हैं CA/TS अप्रूव्ड? 14 साइट जो हैं वो क्या है? CA/TS अप्रूव्ड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, पवित्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पवित्रा वन्य जीव अभयारण्य ये असम में है, पवित्रा वन्य जीव अभयारण्य। और ध्यान रखिए कि वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है यहाँ पे राइनो की, गेंडे की हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी कह रहे हैं, जनसंख्या नहीं, क्योंकि जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है काजीरंगा में, काजीरंगा। और काजीरंगा भी असम में ही है। तो यहाँ संख्या ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है पवित्रा में। और पवित्रा है कहाँ? वो असम में है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल है? कौन यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल है? देखिए, नीलगिरी है, नोकरेक भी है, सिमलीपाल भी है, यानी इनमें से सभी हैं। और कितने हैं यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल यानी यूनेस्को प्रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व? ये 18 है टोटल। तो एक बार मैं नाम बोल देता हूँ जल्दी से। देखिए, पहला है नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है। दूसरा है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। तीसरा है नोकरेक, ये मेघालय में है। चौथा है ग्रेटर निकोबार, अंडमान निकोबार में। पांचवा है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है। छठा है मानस, ये असम में है। सातवां है सुंदरवन, ये वेस्ट बंगाल में है। आठवां है सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। नौवां है डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। 10वां जो है वो है देहांग दिबांग, ये अरुणाचल में है। उसके बाद पंचमढ़ी, ये MP में है। 12वां है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। 13वां है अगस्तमलाई, ये केरल में है। 14वां है अचानकामार, ये छत्तीसगढ़ में है। 15वां है कच्छ, ये गुजरात में है। 16वां कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। 17वां है शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है। और 18वां और लेटेस्ट है पन्ना, ये MP में है। तो कुल मिला के 18 यूनेस्को प्रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे इंडिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आप सबको पता है, ये कर्नाटक में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, इसमें 6 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6। इसमें शेड्यूल 1 जो है ये हाईएस्ट प्रिजर्वेशन है, मतलब इसका अगर शिकार कर लिया तो ज़िंदगी जेल में कटेगी। शेड्यूल 1 में जो भी शामिल है। शेड्यूल 2 को भी कमोबेश यही प्रोटेक्शन हासिल है। शेड्यूल 3 को और शेड्यूल 4 इस तरीके से जब हम नीचे आते चलेंगे तो थोड़े थोड़े कम स्टैंडर्ड के प्रोटेक्शन इन सारे जीवों को मिलेंगे। 6 में क्या है? 6 में प्लांट वगैरह की क्या है? प्लांट वगैरह को आप नहीं काट सकते, कुछ प्लांट्स की स्पेसीज को शेड्यूल 6 में डाला गया है। तो ये है हमारा आंसर है ऑप्शन सी 6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले तो ये अडॉप्टेड हुआ था कब? 1997 में। और कब से इन्फोर्स किया गया, यानी कब से लागू हो गया? तो ये 2005 से लागू हुआ। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन, NO2, ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। NO2 को अब एक बार देख लीजिएगा, ये शायद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ओजोन संरक्षण से है। यानी कि एक वियना कन्वेंशन हुई थी, वियना
1985 में हुई थी और ये लागू कब से हुआ? 1988 से। इंडिया इसका मेंबर बन गया 1991 में। ठीक है, इसमें ये बात कही गई कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनसे क्या हो रहा है, ओजोन को नुकसान हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड वियना कन्वेंशन का ही एक प्रोटोकॉल बनाया गया। वियना कन्वेंशन के पश्चात इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो किसका संबंध इससे किससे है? ओजोन संरक्षण से है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए, नागोया जो प्रोटोकॉल है वो जैव तकनीक से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि पूरी मानव जाति और इन्वायरमेंट को जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी जीन वगैरह का एडिट करके जो जीव या का ये उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनसे क्या करना है? संरक्षण देना है। किसको? सुरक्षित करना है मानव और इन्वायरमेंट को। यही एम था किसका? नागोया प्रोटोकॉल का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक ये हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यह है नाबार्ड। ऑप्शन बी। आपको पता है नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, बैंक नोट प्रेस का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस का जो कार्यालय है वो देवास में स्थित है। ऑप्शन सी। और ये 20, 50, 100 इतने वैल्यूज के नोट को क्या करता है? ये प्रिंट करता है। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी यानी कि बचत पत्र, किसान विकास पत्र, बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इन सारे की स्याही का निर्माण भी कहाँ होता है? देवास में होता है। और नासिक में क्या है? नासिक में है करेंसी नोट प्रेस। यहाँ पे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट प्रिंट होते हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रिंट होती है। ये जितने में हमने बात की, बॉन्ड्स, किसान विकास पत्र, बचत पत्र, इन सब की प्रिंटिंग कहाँ होती है? वो नासिक में होती है। और इसकी स्याही कहाँ बनती है? ये देवास में बनती है। बाकी ये जो आपको नोएडा और हैदराबाद दिख रहे हैं, यहाँ पे टकसाल है। टकसाल कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के, और साथ ही साथ मेडल भी कहाँ ढाले जाते हैं? हैदराबाद और नोएडा में। इसके अलावा 2 और टकसाल हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में और मुंबई में। तो कुल मिला के 4 टकसाल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश की थी ऑकवर्थ कमेटी ने। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना रूस के फेल्डमैन योजना की कॉपी है? तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना। और इसको क्या कहते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है इसको, महालनोबिस मॉडल। और इसने भारी उद्योग और खनिजों के खोज पर क्या दिया था? प्राथमिकता दी थी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने। और साथ ही साथ इसका एक और एम था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी कहने का मतलब है कि संसाधनों पर सबका हक हो, यानी कि सीधे सीधे बोले तो गवर्नमेंट के अंडर में रहनी चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है सेकंड पंचवर्षीय योजना से, कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के जो इस्पात के कारखाने हैं, यानी लोहे के जो कारखाने बने हैं यहाँ पे, ये कब शुरू किए गए थे? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू किए गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट में एक वर्ड का यूज हुआ है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि वैसी इकोनॉमी जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की भरमार हो। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी सीधे सीधे बोले तो ठेका पर काम करवाते हैं और उसके बाद बाहर निकाल देते हैं, यानी
परमानेंट जॉब की कमी हो और शॉर्ट टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी भरमार हो, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? ऐसी इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? ग्लोबलाइजेशन पूछ रहा है आपसे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण का यही मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, और इसके 3 क्या है? 3 इसके मेजर हैं, जैसे शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है और क्रय शक्ति है। क्रय शक्ति यानी कि इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर भी होगी क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है, सकल नामांकन भी होगा क्योंकि ये भी शिक्षा से रिलेटेड है, लेकिन लिंग अनुपात की कहीं बात नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? देखिए, सिंपल सा मतलब होता है, एक वर्ड होता है सकल यानी ग्रॉस, और एक वर्ड होता है निवल यानी नेट। जैसे कि मैं कोई गाड़ी खरीद के लाया था 75,000 की, उसको मैंने कुछ दिन यूज करके 40,000 में बेच दिया, तो कुल मिला के वो गाड़ी मुझे घाटा कितने का हुआ? 25,000 का। घाटा तो नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि गाड़ी की वैल्यू इतनी कम हो गई। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू कितनी हुई गाड़ी की? वो है सब 75,000, और नेट वैल्यू कितनी है? वो है 40,000। इसको एक तरीके से और समझ लें ग्रॉस और नेट में, कि मान के चलिए कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, 40,000 में मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो मैंने क्या किया कि इसमें 3,000 रुपये का खर्चा करा के गाड़ी को चकाचक करा दिया बिल्कुल। अब जब मैंने गाड़ी बेच दी तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 37,000। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मूल्य ह्रास यानी जितनी वैल्यू की कमी हुई है, उस कमी को अगर सकल में से घटा देते हैं तो क्या निकल जा रहा है? निवल निकल जा रहा है, यानी नेट निकल जा रहा है। यही फंडा यहाँ भी अप्लाई करना है कि जहाँ भी आपको ग्रॉस दिख जाए उसमें से मूल्य ह्रास घटा दीजिए, वो हमेशा क्या आएगा? निवल में आएगा। आपसे सीधा सीधा इसने पूछा है कि निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करना है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि सकल राष्ट्रीय आय से क्या कर दीजिए आप? मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। तो देखिए, महंगाई कब बढ़ती है? या तो प्रोडक्शन कम हो गया हो सामान का और डिमांड ज़्यादा हो, और लोग डिमांड करेंगे कब? जब लोगों के पास पैसा होगा। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जो लागू करती है तो वो कोशिश करती है कि महंगाई को कैसे कम करना है, लोगों के पास से पैसा खींच लिया जाए। इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में लिक्विडिटी कहते हैं, कि अगर मार्केट से लिक्विडिटी ख़त्म कर ली जाए तो महंगाई पे आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो आरबीआई इसके लिए कुछ नीतिगत स्टेप लेती है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है एलएएफ यानी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, और इसी के पार्ट हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन। अब हम समझ लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए, रेपो रेट में आरबीआई रेपो रेट एक ब्याज दर है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 0 से 14 दिन के लिए बैंकों को क्या देती है? उधार देती है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि वो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेती है।
ठीक है। तो अब मुद्रास्फीति है, महंगाई है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है, पैसा खींचना है वापस। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो इसका मतलब हुआ कि वह बैंकों को उधार ज़्यादा ब्याज दर पर देगी। तो बैंक जल्दी उधार लेंगे नहीं आरबीआई से, और जब बैंक उधार नहीं लेंगे तो बैंकों के पास पैसा होगा नहीं लोगों को देने के लिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि मार्केट से लिक्विडिटी को कम कर लेती है आरबीआई। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरबीआई रेपो दर में क्या करता है, वृद्धि करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस की सहायता से स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये 1948 में घोषित की गई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है? नुमालीगढ़ असम में है, डिगबोई असम में है, बोंगईगांव असम में है, तातीपाका या आंध्र प्रदेश में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तातीपाका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं वी कृष्णमूर्ति, ये एक आईएएस रह चुके हैं, और इनके चेयरमैनशिप में जो भेल बीएचईएल है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और साथ ही साथ मारुति, ये जितने पीएसयू हैं इन सब ने अभूतपूर्व लाभ कमाया था। मतलब इतना कि पूरी दुनिया में नाम हो गया था इनका। ये इन्हीं के चेयरमैनशिप में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक, वी कृष्णमूर्ति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड ये दूध से रिलेटेड है, हरित क्रांति अनाज से रिलेटेड है, स्वर्ण क्रांति ये फल और बागवानी दोनों से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी फिर से दूध से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण क्रांति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो सरकार के राजस्व और व्यय के बीच का जो अंतर है वो क्या है? राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो आपको पता है अभ्रक जो है उसमें भारत क्या है, इंडिपेंडेंट है, हमारे पास खुद के पास अभ्रक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, अभ्रक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किस देश के साथ वर्ष 2014-15 से भारत का निरंतर व्यापार अधिशेष रहा है? मतलब ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कहने का मतलब है कि हम जितने वैल्यू का उसके यहाँ आयात करते हैं उससे कम वैल्यू का उसके यहाँ से निर्यात करते हैं। यही जो प्रक्रिया है इसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं, व्यापार अधिशेष। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमको चीन से होता है, क्योंकि चीन हमारे यहाँ निर्यात ज़्यादा करता है, हम चीन को उतना भेज नहीं पाते। तो हमारे यहाँ का डॉलर कौन ले जाता है खींच के? चीन। और ये कंडीशन उल्टी है किसके साथ? अमेरिका के साथ, क्योंकि हम अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। और आपको पता होगा कि इसके पहले के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे थे इसी मुद्दे पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स ने टैक्सेशन से संबंधित सिफारिशें की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे, ऑप्शन डी जर्मनी। और कार्ल मार्क्स आपको पता है इन्होंने वर्ग संघर्ष का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था वर्ग संघर्ष की, अमीरों से क्या है, मार काट के उनका धन छीन लो, ये कहना था किसका? कार्ल मार्क्स का। इस तरीके से हमने बिहार एसआई के टेस्ट 4 का डिस्कशन कर लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। कहाँ पर? इसके लिए आपको जाना होगा टेस्ट हब 13 करके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये डला हुआ है।
हालांकि इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ के जो सॉल्यूशन है वो डिटेल सॉल्यूशन आपको एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, मैथ सॉल्यूशन करके। वहाँ पर इस टेस्ट के आपको मैथ के सॉल्यूशन सारे के सारे मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ पे अपने मैथ्स के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे टेस्ट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।